हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी और एमबीपीएससी से रिलेटेड, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक, तो इसको हम सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। ये टॉपिक यूजुअली चर्चा में रहता है। कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी या डिफरेंट पीएससीज में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। टॉपिक कवर अप इसलिए टॉपिक जो कवर अप करता है कई प्रकार के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि पॉलिटी है, उसको कवर अप करता है, क्योंकि इस वॉर के बाद में ही बेसिकली पॉलिटी में चेंजेस हुए थे, हिस्ट्री में चेंजेस हुए थे, हमारा क्राउन का रूल आ गया था। टॉपिक की इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि रिवॉल्ट किस कारण से हुआ था, इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में और प्री में पूछता है। तो याद रखिएगा कि इस टॉपिक को खासा कवर अप करें। तो हमने इसमें कोशिश किया है कि सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो यूजुअली पूछी जाती हैं उसको हमने इसमें कवर अप किया है। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको कुछ लोग सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली जिसके नाम से हम इसको जानते हैं वो आपको पता ही है। तो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट किस कारण हुआ था, ठीक है, क्या क्या रिवॉल्ट के टाइम पे चीज़ें थी, रिवॉल्ट के इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, तो ये हम पूरे टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये वॉर जो था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये वॉर हुआ क्यों था। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने कुछ ऐसा पार्ट इंक्लूड किया है इसमें जो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स पर्सपेक्टिव से हमको देखने के लिए मिलता है, और बचा कुचा जो बाद में हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के लिए जब फाइट चल रही थी उस समय हमारे यहाँ के जो इंडियन लीडर्स जो थे, इन्होंने इस खासा वॉर को सबके सामने पेश किया था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को एज एन हीरो और तात्या टोपे, नाना साहब, इन सबको एज एन हीरो बता के इसमें हमारे देश में जो इंडिपेंडेंस की जो भावना थी उसको जगाया था। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिसकी इंपॉर्टेंस अपने आप इन्हीं चीज़ों को लेकर बढ़ जाती है। खैर, अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके कारण ये फर्स्ट वॉर जो था वो हुआ था। तो यूपीएससी यूजुअली इसी टाइप के सवाल पूछता है कि ये वॉर हुआ क्यों था। तो वॉर चालू होने के पहले कई ऐसे इंसिडेंट थे जिसके कारण ब्रिटिश आर्मी के अंदर म्यूटनी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। तो मैं आपको जैसे कुछ चीज़ें बता दूं कि जिस समय शुरुआत में ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे, तो इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में इतना कोई डिफरेंस नहीं था। मतलब वो यहाँ पे एज एन ट्रेड के लिए आए थे, हम उनकी ट्रेड के लिए मदद करते थे, हम भी उनके साथ ट्रेड करते थे, वो भी हमारे साथ ट्रेड करते थे। ठीक है, जिस समय धीरे धीरे उनके पास में नवाब जब वो बन गए थे, जब नवाबी उनके पास बंगाल साइड की आई थी, धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंशन करना चालू किया, तो कुछ डिफरेंसेस चालू हो गए थे यहाँ के लोकल रूलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज के आने पर यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस धीरे धीरे चालू हो गया था। अच्छा, अब ये था कि जो ब्रिटिशर्स शुरुआत में थे या बाद में थे, उनमें भी एक डिफरेंस था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो लोग आते थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर्स को कुछ समय तक यहाँ पे रहने देती थी, फिर उसके बाद वापस फिर वो ब्रिटेन लौट जाते थे। तो इंडिया और ब्रिटेन में उनका आना जाना रहता था। तो जो ट्रेड कंटिन्यूस कर रहे थे उनका तो सेक्शंस है, लेकिन ऑफिसर्स जो केवल एज एन गवर्नर या दूसरे ऑफिशियल पोस्ट पे आते थे, उनका वापस जाना हो जाता था। तो जो नए ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, वो कुछ ब्रिटिशर्स के जो नए रूल्स बनाए थे उन्होंने, वो उन न्यू रूल्स को फॉलो अप करते थे, जिसके कारण कई डिफरेंसेस इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में आ गए थे। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स अपना एक्सपेंशन कर रहे थे ना, तो एक म्यूटनी पहले हो चुकी थी बंगाल में 1764 के पास में। एक म्यूटनी हुई थी वेल्लोर में। वेल्लोर म्यूटनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़िएगा। वेल्लोर म्यूटनी हुई थी 1806 में। फिर एक बराकपुर में म्यूटनी हुई थी 1825 में, और उसके बाद अफगानिस्तान वॉर में हुई थी 1838 से लेके 1842 तक के बीच में एक म्यूटनी यहाँ पे हुई थी। म्यूटनी के कई प्रकार के कारण थे। ठीक है, जैसे एक खास कारण ये था कि ज़्यादातर जो लीडर्स होते थे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स लीड करते थे इन वॉर को, और उनके लिए ये रहता था कि इंडियंस मर रहे हैं तो हमको कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमको एज एन वॉरियर कम और लेबर ज़्यादा देखते थे। ठीक है, तो इंडियंस की खासा जो उनकी हेल्थ होती थी या उनको जिन चीज़ों की वॉर के लिए रिक्वायरमेंट थी, उनको उनके प्रोवाइडिंग के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी जाती थी। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई इंडियंस हैं, जैसे वो अफगानिस्तान वॉर में जब जा रहे हैं और अफगानों
से लड़ाइयाँ हो रही है तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने टॉप लेवल पे रहते थे तो वो केवल वही चीज़ें सोचते थे जो उनके फायदे की हों। अगर कहीं पे कोई इंडियन टुकड़ी मरने वाली है तो उनको मरने देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता था कि वो सोल्जर्स जो इंडिया से बाहर जाएंगे, जो इंडिया से बाहर जाएंगे अफगानिस्तान में, तो आपको पता है हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ वेज नॉन वेजिटेरियन वाला सिस्टम कैसा है। तो जैसे मान लीजिए कोई इंडियन है और वो ब्राह्मण है, अब वो अफगानिस्तान में जा रहा है तो उसको नॉन वेज खाना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का वो लोग ध्यान नहीं देते थे। फिर अपने ऐसा ये था कि अगर मान लो कि वो कहीं और बाहर जा रहा है, मान लीजिए कहीं टर्की साइड में उनको भेजा जा रहा है, तो उनके रिलीजन का कोई खासा ध्यान नहीं रखा जाता था, बिकॉज दे ट्रीट इंडियंस एज लेबर्स, है ना, इवन चाहे वो उनके मिलिट्री में क्यों ना सर्व कर रहे हो। तो इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती थी जिसके कारण कई प्रकार की म्यूटनी हो चुकी। कभी खाना राशन प्रोवाइड नहीं हो रहा, चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, वॉर के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए म्यूटनी कई बार हो चुकी थी। और भी कई प्रकार के रीजन थे। एक बेसिक रीजन जो उस समय खासा तौर पे निकल के आया था वो था रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा। तो जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स हमेशा क्या करेंगे, अपने अपने आप को सुपीरियर बताते थे और इंडियंस को बताते थे इन्फीरियर। और इंडियंस को इन्फीरियर बताने के कारण हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म की भावना उनके अंदर रहती थी कि हम गोरे हैं, हम वाइट हैं, और आप जो हो कौन हो, आप ब्लैक हो। तो व्हाइट और ब्लैक का सिस्टम यहाँ चलता था। तो व्हाइट रेस जो है वो सुपीरियर हो गई और ब्लैक रेस जो है वो इन्फीरियर हो गई। अब इन्फीरियर आप हो हमसे, तो आपको हम जो बोल रहे हैं आपको करना पड़ेगा। तो आपके जितने रिलीजन जो आप फॉलो अप करते हो, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो, वो सारी की सारी फॉल्स हो जाती है, हमारे सामने उसका कोई मोल ही नहीं रहता, ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि बिकॉज क्योंकि आपका कलर अलग है तो आप कभी टॉप लेवल पे नहीं आ सकते। तो टॉप लेवल पे हमेशा ब्रिटिश ऑफिसर्स ही होते थे, कभी इंडियंस नहीं होते थे। तो इस प्रकार की चीज़ों के कारण ना कंटिन्यूस जो डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म था वो इंडियंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट कारक के तौर पे माना जाता है म्यूटनी का। फिर कुछ खास चीज़ें ऐसी चेंज हुई थी, जैसे कुछ न्यू लॉज पास किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें ऐसे इंडियंस जो अपने होम टाउन से बाहर सर्व करते थे, जो मतलब फॉरेन सर्विस अलाउंस उनको मिलता था। अगर मान लीजिए कोई इंडियन जाके अफगानिस्तान में सर्व कर रहा है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में जा रहा, तो उस समय मान लीजिए टोटल इंडिया का ही क्षेत्र कहलाता था। तो आप ये मान लो कि कोई बिहार का ऑफिसर है, बिहार का कोई इंडियन है और वो अफगानिस्तान गया है, ठीक है। तो अब वो फॉरेन में रहेगा तो उसका खर्चा ज्यादा बढ़ता है ना। तो उसको क्या है, फॉरेन सर्विस अलाउंस जो था, ये जो भत्ता था, ये देना बंद कर दिया गया था। तो भत्ता ना देने के कारण होता था कि अगर आपको शायद मालूम हो कि कोई भी इंडियन सोल्जर अगर मान लो ब्रिटिश आर्मी में अपॉइंट होता था ना, तो उसको अपनी ड्रेस के लिए खुद ही खर्चा देना पड़ता था, अपनी बंदूकें भी खुद ही वो खर्चे से खरीदता था, अपनी तलवारें भी अपने खुद ही खर्चे से खरीदता था। तो उसको केवल एक सैलरी दी जाती थी जिसमें उसको अपने शूज, अपनी ड्रेस, अपनी सब चीज खुद ही उससे खरीदनी पड़ती थी। तो वो ऐसे में क्या पैसा बचाएगा और क्या घर भेजेगा। और लोग नौकरियां घर पैसा भेजने के लिए करते हैं, अपने टाइम पास के लिए नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम जो थी, वो जो भत्ता उनको बाहर सर्व करने के लिए मिलना था, वो भत्ता भी उनने बंद कर दिया था। उसके बाद ये था कि जो सोल्जर्स आर्मी में रोल अप करते थे, जो आर्मी में सर्व करते थे, उनको मना कर दिया गया था। जैसे कि कास्ट और सेक्रेटेरियन मार्क्स आप नहीं लगा सकते। अगर आपको पता हो कि हमारे देश में लोग टैटूज बनाते थे, तो बॉडी के ऊपर टैटू हो या मान लीजिए जनेऊ पहना हुआ हो या अगर शिखा रखी हुई हो, तो ये सारी चीजें बंद कर दी गई थी। ताबीज जो बांधे जाते थे वो बंद करवा दिए गए थे। जैसे सिख लोग पगड़ी नहीं धारण कर सकते, ठीक है, वो कृपाण नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कर दिए थे। तो कई प्रकार के ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे जो उन्होंने खासा तौर पे इंडियंस के ऊपर लगा के रखे हुए थे। अब इसमें खासा, जैसे हम लोगों को क्या हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड नहीं करी गई। जैसे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोल्जर्स में चलता था। तो हायर कास्ट के इंडियंस जो होते थे, लोअर कास्ट के इंडियंस होते थे, सेम आर्मी में सर्व कर रहे, सेम पोस्ट पे, लेकिन उनके बीच में हमेशा से एक डिफरेंस रहता था। जैसे पर नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन रहते ना, साथ में बैठ के खाना नहीं खाते वाला सिस्टम, वैसा सिस्टम वह चला जाता था कि वो अगर हायर कास्ट वाला होगा तो अलग खाएगा, ये अलग खाएगा। लेकिन ब्रिटिश सोल्जर के लिए आप बराबर होते हो, तो वो उनको चीज़ों को नहीं देखते थे, ठीक है। अब अपने यहाँ इस प्रकार की मान्यता लोग पाले हुए थे तो वो उसको किनारा कर देते थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी उन लोगों को। फिर उसके बाद जैसा रहता था कि कुछ रिचुअल्स होते थे, जो मान लीजिए युद्ध पे जा रहे हैं या घर छोड़कर जा रहे हैं कहीं वॉर के लिए, तो कुछ रिचुअल्स वो कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिसेस भी नहीं करने देते थे। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम जो थी वो लोगों को झेलनी पड़ती थी।
फिर उसके बाद एक नई प्रॉब्लम यहाँ पे ये चालू हुई थी, जहाँ पे रूमर फैलना चालू हो गए थे। रूमर फैलना इस प्रकार से कि जैसे एनिमल की जो बोन है उसका आटा बना के इंडियन सोल्जर्स को के खाने में मिलाया जा रहा है। उसके साथ में एक ये एनफील्ड राइफल की ये बुलेट्स है, ये जो आप बुलेट देख रहे हो ये एनफील्ड राइफल जो आई थी ये उसकी बुलेट्स है, ठीक है। इसमें ऐसा रूमर फैला था कि इसमें पिग और काऊ जो है उनके फैट को मिलाकर ये जो बुलेट है वो बनाई गई है, ठीक है। तो ये सबसे मेजर कॉज हम मानते हैं कि ये सबसे मेजर कॉज था जिसके कारण ये वॉर चालू हुआ था। लेकिन अकेला ही मेजर, अभी अपन कॉजेज डिस्कस करेंगे कि कॉजेज में क्या क्या था। तो ये पहले रूमर्स चालू हुए थे। तो रूमर्स कई प्रकार के थे कि जैसे एक उस टाइम पीरियड पे ये था क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो सर्व कर रहे थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज सबको कन्वर्ट कराने पे बिलीव करते थे। अब कन्वर्ट करवाओगे आप, जैसे मान लो कि कोई आर्मी में सर्व कर रहा है तो कोई जबरदस्ती आगे पवित्र जल छिड़क रहा है, नहीं उसको अपना रिलीजन छोड़ने के लिए कह रहा है। अब वो हिंदूज और मुस्लिम दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब वो कन्वर्ट कराने के लिए उन्होंने ऐसा रूमर फैलने लगे थे कि ये कन्वर्ट कराने के लिए आपके आटे में जानवरों की हड्डियों का वो डाल दे रहे हैं बुरादा, या फिर उन्होंने कहा कि आपको जो वो बुलेट जो दे रहे हैं ना वो उसके अंदर वो सुअर और गाय का जो है वो उसकी फैट मिला हुआ है, उसके उसके कारण आपको उसमें मुंह में तो लगाना ही पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार की चीजें जो थी ऐसे रूमर फैलते थे, और भी कई प्रकार के रूमर फैलते थे कि कन्वर्ट कराने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये था कि ब्रिटिशर्स अपने इंडियन रिलीजन और इवन इस्लाम में भी कई प्रकार के हस्तक्षेप करते थे, तो वो उनको ये प्रॉब्लम थी, तो ये रूमर और फैलते जा रहे थे जिसके कारण क्या था, एक डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। जो सबसे मेन कारण था वो ये था इस प्रकार की कार्ट्रिज। तो जैसे मैंने दिखाया पिछले इसमें, ये जो कार्ट्रिज आप देख रहे हो ये कार्ट्रिज थी इनफील्ड राइफल की। तो इसमें करना क्या रहता था इस कार्ट्रिज में, ये कार्ट्रिज जो थी इस टाइप का डिजाइन रहता था इस कार्ट्रिज का। ऊपर से एक पेपर केस होगा, अंदर से इसके पाउडर भरा होता था, यहाँ बुलेट होती थी और यहाँ पीछे ग्रीस होता था। तो होता ये था कि इस कार्ट्रिज को आपको ऐसे दांत से फाड़ना पड़ता था। दांत से फाड़ के आप इतना हिस्सा उसका काट दोगे, फिर ये जो बचा वाला पाउडर है वो इस आप गन के अंदर डालोगे, फिर उसको एक रॉड से उसके अंदर उसको घुसाया जाता था। फिर उसके बाद ये बुलेट जो थी, ये बुलेट को भर के फिर से उसके अंदर ये जो रॉड थी वो चलाई जाती थी, ठीक है। फिर आपको फायर किया जाता था, ठीक है। तो ये लोड करने का उनका तरीका था उसको, तो मतलब आपको उसको मुंह से फाड़े बिना ये चीजें होगी नहीं, ठीक। इसके अलावा जो मेन कॉज जो थे, मतलब जिसके कारण रिवॉल्ट हुआ है ना, वो कई प्रकार के कॉजेस से हुआ। तो मेन कॉज तो उसको माना जाता है, वो समझ लीजिए कि एक ऑलरेडी ना वो चिंगारी थी जिसके बाद में आग भड़क गई थी। लेकिन वो चिंगारी के पहले जो पेट्रोल छिड़का गया था ये इस प्रकार के पेट्रोल छिड़के थे। पहला था भैया एक इकोनॉमिक कॉज था जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। तो इकोनॉमिक कॉज बेसिकली क्या था, पहला हमारे देश इंडियन सोसाइटी की इकोनॉमिक फैब्रिक का डिस्ट्रक्शन चालू हुआ था। उसमें क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाया, तो उन्होंने क्या किया था, वो लोग चलते थे सेम उसी बेसिस पे जिस हिसाब से मुगल थे, लेकिन क्योंकि उनको अर्निंग की ज्यादा पड़ी रहती थी, क्योंकि यहाँ बिजनेस के लिए आए थे, तो वो लोग एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उस एक्सप्लॉयटेशन में क्या था कि रेवेन्यू सेटलमेंट जो उन्होंने थोपा था लोगों के ऊपर, उसके कारण एक प्रॉब्लम थी। तो रेवेन्यू सेटलमेंट का हिस्ट्री में एक पार्ट पढ़ेंगे, वो पूरा ऐसे इकोनॉमिक है, वो आप एक बार उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद था टैक्सेशन जो था वो बढ़ा दिया गया था। टैक्सेशन बढ़ने के कारण जितने भी किसान थे उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया था। उसके बाद एक प्रॉब्लम थी आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। तो जो आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले जो लोग होते थे उनकी लाइवलीहुड को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। होता ये था कि ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी रही थी कि इंडियंस को बोला जाता था कि आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट छोड़ के ब्रिटिश गुड्स को आप खरीदो। और ब्रिटिश गुड्स क्योंकि बाहर की ब्रिटिश इंडस्ट्री से बन के आते थे, तो ये यूजुअली बहुत सस्ते होते थे। तो इंडियंस ही क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट खरीदना छोड़ दिया था और ब्रिटिश गुड्स जो थे वो खरीदना चालू कर दिए थे। क्योंकि वहां के आने, क्योंकि यहीं से इंडिगो जाता था, जैसे इंडिगो प्लांट से ये इंडिगो यहाँ से लेके जाते थे और उसको वहां पे कपड़ा बना के लेके आते थे। और क्योंकि वो वहां की मिल्स में बनता था तो वो बहुत सस्ता बनता था। भले ही उसमें इंडियंस जैसी कारीगरी नहीं होती थी, पर लोगों को सस्ता पड़ता था तो लोग खरीद लेते थे। जबकि इंडियन एक मानसिकता है हमेशा की सस्ता अच्छा हो, तो वो खरीदते थे। इस कारण से क्या होता था, यहाँ के इंडियन हैंडीक्राफ्ट और जो आर्टिसंस होते थे उनकी सब रोजगार खत्म हो गई थी। फिर एक प्रॉब्लम आई थी अपने यहाँ के मर्चेंट्स के ऊपर।
हुआ ये था कि इंडियन मेड गुड्स, मतलब यहाँ के जो इंडियंस जो अपना गुड्स बनाकर बाहर भेजते थे, तो अगर वो इंग्लैंड या किसी यूरोप में सेल करेंगे तो यहीं से उनके ऊपर ज़्यादा हाई टैरिफ ड्यूटीज लगा दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि इंडिया के बने हुए गुड्स जो बाहर जाते थे वो टोटल इतने महंगे हो जाते थे या खराब माने जाते थे कि कोई उनको खरीदता नहीं था। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जितना भी कॉटन या सिल्क टेक्सटाइल जो पहले बेचा जाता था अच्छे हाई हाई रेट पे, वो खत्म होने लगा था, तो उनका एक्सपोर्ट ही रुक गया था। फिर एक प्रॉब्लम आई थी जमींदार और ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के ऊपर। हुआ ये था कि उनके जितने भी जमीनों पे उनके अधिकार थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने छीन लिए थे, या उसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो अपना कमाई का जरिया ही एक तरीके से रुक गया था। तो ये कुछ इकोनॉमिकल कॉस्ट थे जिसके कारण रिवोल्ट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट एक पॉलिटिकल कॉस्ट। पॉलिटिकल कॉस्ट था कि ब्रिटिश पॉलिसीज किस प्रकार की होती थी, इफेक्टिव कंट्रोल दिखाने की, या सब्सिडरी अलायंस की, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी जो लेके आए थे ब्रिटिशर्स। उससे क्या हुआ था, जितने भी अपने यहाँ के इंडियन रूलर्स थे उनकी सोवरनिटी खत्म हो गई थी। फिर ये था कि अपने यहाँ एक रूलर क्लास का कोलैप्सेशन चालू हो गया था, उनका पावर लोगों के ऊपर से खत्म होते हुए जा रहा था, जिसके कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स को वो शो नहीं कर सकते थे कि भैया हम भी लड़ सकते हैं, है ना, या हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसा वो दिखा ही नहीं सकते थे। तो ये था कि जैसे डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज उनने धीरे धीरे अपनाते चले गए और इंडियंस को उन्हीं का पावर जो था वो छिनता चला हुआ दिखाई देने लगा। फिर एक प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं था कि यहाँ पर पहले करप्शन नहीं था, मुगल पीरियड में भी अगर आप देखोगे कि करप्शन काफी ज्यादा था। लेकिन हुआ ये था कि जब से कंपनी आई थी, तो क्योंकि हम कंपनी से डील कर रहे हैं, वो लोग पावर में, तो करप्शन जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन में और ज्यादा बढ़ा हुआ था। सबसे ज्यादा करप्शन देखा जाता था पुलिस में, वहाँ के ऑफिशियल्स में, या लोअर लेवल के जो लॉ कोर्ट होते थे वहाँ पे। तो जैसे आज भी अगर आप देखोगे कि कोर्ट सिस्टम में हमारे यहाँ जो लोकल पुलिस वाले जो करप्शन रहता है ना, कि आप कभी जा रहे हो और हेलमेट नहीं लगाया है तो वो कागज नहीं है, तो कभी बेफिजूल में आपकी पर्ची काट देना, या अगर मान लीजिए आप कभी पे पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो उसके लिए पैसे ऐंठना, है ना, जबरदस्ती कभी लोगों से पैसे ऐंठना हो, तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो या बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता, सेम सिस्टम पहले वो यहीं से चालू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इंडिया में जितना भी करप्शन है वो सब ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन की ही देन है। ठीक है, तो ये करप्शन था कंपनी का बेसिकली, तो उसके कारण एक प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद था कि ब्रिटिश रूल का एक अपना खुद का कैरेक्टर था, जिसके कारण हमेशा से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को एक फॉरेनर या एलियन रूल की तरह माना था, क्योंकि हमेशा से वो क्या था, रेसिज्म तो करते ही थे। रेसिज्म के साथ में जब वो अपना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए थे तो अपने रूल्स रेगुलेशंस लेके आए थे। कन्वर्टिज्म जो क्रिश्चियनिटी का एक वो अपना धर्मांतरण वो करते थे वो अलग। तो इसके कारण क्या था, यहाँ के लोकल लोग जो थे वो हमेशा से उनको फॉरेन रूल ही मानते थे, क्योंकि उनकी भाषा अलग, उनके तौर तरीके अलग, ठीक है, वो सब चीज उनकी अलग थी। और ये था कि इंडियंस के साथ ना वो मिक्सअप नहीं कर पाते थे, क्योंकि क्या था कि मिक्सअप का भी एक रीजन ये है कि इंडियंस जब किसी से मिक्सअप करते हैं कि कुछ ना कुछ कल्चर या रिलीजन से रिलेटेड हमारा कुछ सामंजस्य बनना चाहिए। तो बड़े रूलर्स तो वो सामंजस्य बना लेते थे, पर लोकल पीपल वो सामंजस्य बना नहीं पाते थे, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मुगल पीरियड में भी अगर पंचायत जो सिस्टम है, पंचायत को टोटल खत्म नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स कैसा था कि वो पंचायतों की भी काम में वो हेर फेर वाला वो सिस्टम करते रहते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक कास अलग बन गया। फिर एक कॉज आया था किसका, सोशल रिलीजियस कॉजेस का भी एक आया था। हुआ ये था कि पहली उन्होंने अपने आप को रेशियल सुपीरियरिटी बता दिया। तो ब्रिटिशर्स हमेशा अपने आप को इंडियन से ऊपर ही रखते थे, है ना, गोरा हमेशा अपने आप को अलग ऊपर रखता था। क्रिश्चियन मिशनरीज कंटिन्यूस यहाँ पे धर्मांतरण करते थे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चर्चेज हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ पर हर जगह पे आपको क्रिश्चियन जो प्रेयर्स है यही चीजें मिलेगी। अभी भी अगर आप देखोगे प्रेजेंट स्कूल जो हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम है, सेंट अलोयशियस, सेंट क्राइस्ट चर्च, या डिफरेंट सेंट्स के नाम पे ही आपको चर्चेस मिलेंगे। चर्चेस की जमीन भी आपको बड़ी मिलेगी। तो ये सब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया हुआ था। उन्होंने बेसिकली स्कूल्स को कैप्चर किया था। तो स्कूल्स में जो बच्चे जाते थे, चाहे वो किसी बड़े किंग के हों या किसी बड़े मर्चेंट के हो, किसके, सबको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना और उनको फिर उनके रिलीजन के बारे में गलत चीजें बताना और उनको फिर कन्वर्ट करने की बात करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये था कि क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी आ गई थी,
जुडिशरी उनके पास में आ गई थी, तो सती प्रथा को उन्होंने बैन कराया, विडो रीमैरिजेस चालू कराया, फोकस किया वुमेन एजुकेशन पे। हालांकि इस चीज को अपने यहाँ इतना कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली वुमेन्स एजुकेशन में बहुत बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन जो शुरुआती बीज जो था उन्होंने बोया था, मतलब उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, ठीक है। विडोरी मैरिजेस भी बहुत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, बाय लॉ ऐसे बना दिए थे जिसके कारण ये सब चीजें की जा सकती थी। तो वो क्या था, लोग समझते थे कि हमारे रिलीजियस मैटर में आउटसाइडर का इंटरफियरेंस हो रहा है। फिर ये था कि मॉस्क और टेम्पल्स की लैंड के ऊपर टैक्स उन्होंने लगाना चालू किया था, और किस लॉ के अंतर्गत, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में। इसमें क्या था, केवल लैंड के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था, इसमें यह भी होता था कि जैसे मान लीजिए हिंदुओं में बलि की प्रथा है, तो बलि की प्रथा को क्या किया गया था, रोक दिया गया था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के नाम पे। तो जैसे जहाँ पे अपने यहाँ कुछ कुछ जगहों पर जो बलि की प्रथा चलती थी, खासतौर पे क्योंकि वो रूलर ही बंगाल साइड के थे ना, तो बंगाल में आज भी कई जगहों पर जैसे वो अपन आज के समय में जादू टोना टोटका बोलते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो वो उस दौर में होती थी, तो वो उसको क्या बोलते थे कि एक डिसेबिलिटी है आपके रिलीजन की, उसको क्या कर देते थे, बैन कर देते थे। और भी डिफरेंट रिचुअल्स जो होते थे उनके ऊपर भी उन्होंने बैन लगाना चालू कर दिया था, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत डिफरेंस थी, वो एक ऐसा कॉज था जिसमें हमको आउटसाइड इवेंट्स का एक फर्क पड़ता हुआ दिखाई दिया था। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में सबसे पहले उन्होंने जो वॉर लड़ा था, है ना, बैटल ऑफ प्लासी की बात करें हम, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर की बात करें, तो हमेशा से उन्होंने यहाँ पे जीत ही हासिल करी थी। मतलब ऐसा एक वहां पे हो गया था 1765 के वॉर के बाद से, या वो हमने ये देख रहे हैं कि वो लगातार क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जीतते जा रहे थे। तो हमने सोचा था कि ब्रिटिशर्स कैसे हैं, वो डिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन कुछ ऐसे वॉर हुए थे, जैसे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटिशर हार गए थे। पंजाब के वॉर हुए थे 1845 से 49 में, इसमें ब्रिटिशर हार गए थे। फिर क्रीमिया में वॉर हुआ था, वहां पे भी ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो इंडियंस का एक पर्सपेक्टिव बनने लगा था कि ब्रिटिशर्स कोई इतने स्ट्रांग भी नहीं है जैसा हम उनको समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं है कि हार नहीं सकते, क्योंकि ये जो आर्म्स और बैटल के जो तरीके लेके आए थे उनको बड़ा सही माना जाता था। जब ये हारने लगे तो हमको समझ में आने लगे कि इतने स्ट्रांग भी नहीं है, ऊपर से हमारे ऊपर शोषण करते हैं। तो ये कुछ कॉजेस थे जिसके कारण क्या था, रिवॉल्ट भड़का था। अब रिवॉल्ट कौन कौन सी जगहों पर भड़का था, इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थी वो ये थी, जैसे बरेली है, लखनऊ है, अरा है, झांसी है ना, मेरठ में सबसे पहले हुआ था, इसमें रेड पॉइंट नहीं है, मेरठ था, ठीक है, दिल्ली था। ये कुछ जगह इंपॉर्टेंट थी जहां पर ये रिवॉल्ट जो था वो भड़का था, और फैलते फैलते कई जगहों पर ये फैलता चला गया था। अब हम देखेंगे कि रिवॉल्ट की बिगिनिंग कैसे हुई थी। तो रिवॉल्ट की बिगिनिंग जैसे मैंने बताया कि एक राइफल थी वो लेके आई गई, ठीक है, उसमें जो बुलेट थी वो एक चीज थी, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें हुई थी। हुआ ये था कि 1857 में 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बेरहमपुर में थी, उन्होंने नई प्रकार की इस इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि एक अफवाह उस समय फैली थी कि उसकी ऐसी कुछ कहानी कही जाती है कि वो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कोई कास्ट के थे जो ब्रिटिश आर्मी में पोस्ट अप थे। वो रास्ते से कहीं जा रहे थे और उनको कोई ऐसा एक शूद्र मिल गया था, उन्होंने कहा, उसने कहा कि मेरे को पानी पिला दो अपने लोटे से, तो उन्होंने मना कर दिया था कि तू नीच जाति का, मैं नहीं पानी पिलाऊंगा। तो उसने ऐसे कुछ उनको बोल दिया कि नई जो राइफल आई है इनकी वाली, उसमें से जो तुम वो उसको मुंह से लगाते हो उसमें भी तो सुअर और गाय की चमड़ी का ही वो मिला हुआ है, फैट मिला हुआ। तो वो वहां से एक रूमर फैला था। तो वो रूमर फैलता फैलता ऐसा हो गया कि पहले सबसे पहले जो एक्शन लिया था ये 19 नेटिव इन्फेंट्री था, कि उन्होंने नई इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया। फिर सेम चीज हुई थी वहां उसके बाद में मंगल पांडे में। तो जैसे अफवाह फैली ना, अफवाह फैलते फैलते पहुंच गई कहाँ पे, बराकपुर में। बराकपुर में मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री में पोस्टेड थे, तो उनको ये चीज बोली गई करने के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही सार्जेंट के ऊपर फायर कर दिया, ठीक है, और उनकी यूनिट को क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया गया था। मतलब उनकी यूनिट, क्योंकि उनने मना कर दिया कि यार मैं नहीं यूज करूंगा, तो उनकी यूनिट ने भी मना कर दिया कि नई इनफील्ड राइफल मैं यूज नहीं करूंगा। तो सबके सबको क्या कर दिया, उनकी पूरी पूरी यूनिट को डिसबैंड कर दिया गया और उनको फांसी पे लटका दिया गया था। फिर उसके बाद तीसरी चीज हुई 7th अवध रेजिमेंट में। इन्होंने भी क्या किया, 3 मई को अपने जितने भी ऑफिसर्स थे, इनफील्ड राइफल यूज करने से उन लोगों ने ही मना कर दिया, तो उनकी पूरी पूरी यूनिट को क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया गया। फिर 3rd नेटिव कैवलरी के लोग थे जिसमें 90 लोग हुआ करते थे, इन्होंने भी नई जो ग्रीज कार्ट्रिजेस थी उसमें उन्होंने उसको यूज करने से मना कर दिया, तो उसमें से 85 जो थे
उनको डिसमिस कर दिया और 10 साल तक की उनको जेल कर दी गई। फिर होता है जो सही जहां पे रिवॉल्ट चालू हुआ था मेरठ में। मेरठ में 10 मई 1857 के यहाँ पे सोल्जर्स को सेम चीज करने के बोली गई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको मना किया गया इस चीज के लिए, तो उन्होंने अपने यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना चालू कर दिया। उन्होंने जितने भी आर्म्स एन्यूमेशंस थे उनके जहाँ पे रखे होते थे, उनको बेल्स बोला जाता था, वहां से उनको लूटना चालू कर दिया। और उनके पास के जितने भी गांव थे, जहाँ वहाँ के जो लोकल्स वोकल्स थे, वहां तक न्यूज पहुंचा दी और पूरे के पूरे गांव वाले उन रेबल्स के साथ मिल गए और उन्होंने म्यूटनी वहां पे कर दी। जैसे ही लोग वहां की भीड़ इकट्ठा होने लगी, उन्होंने जेलों के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ के जो 85 लोगों को जो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई थी ना, तो वो जेल पे अटैक करते हुए इनको छुड़ाया गया। उसके बाद वहाँ के जितने भी यूरोपियन सेटलमेंट्स थे उनके ऊपर हमले किए गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया गया, ट्रेजरी लूट ली गई, जितने भी रिकॉर्ड रूम्स थे उनको सबको जला दिया गया। ये सारी चीज की थी। इसमें खास तौर पे जितने भी गोरे थे, जितने भी व्हाइट मैन थे, वो सब उनके प्राइम टारगेट हुआ करते थे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इनसे लड़ने के लिए हिंदी, उर्दू और पर्शियन में फिरंगियों से लड़ने के लिए इन्होंने अलग से पंपलेट छापे। ये पंपलेटों को छापा जाता था और हर जगह पे इसको चिपकाया जाता था कि फिरंगियों से लड़ाई चालू करनी है। उसके बाद एक अजीब चीज होती है, होता यह है कि मेरठ से चालू होती, तो मेरठ से दिल्ली का जितना एक 30-40 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस 30-40 किलोमीटर के रास्ते से मेरठ से लोग अफवाह पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गई, दिल्ली। तो मेरठ से दिल्ली तक में ये जितने कुछ डिफाइड रेबल्स थे, इन्होंने क्या किया, दिल्ली तक मार्च किया। उसमें से कुछ लोग तक दिल्ली तक ये न्यूज पहुंच चुकी थी, तो दिल्ली में के लोग जो थे, वहां पे दिल्ली के सिपाहीज ने भी म्यूटनी कर दी और वहां पे जितने भी अपने वहां पे यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको मारना चालू कर दिया। फिर बच्चे कुछ जो मेरठ से आए थे उन्होंने साथ दिया, फिर उन्होंने भी उन लोगों को मारना चालू कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लीडर चूज किया गया था किसको, बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर बेसिकली 80 साल के बूढ़े थे। ठीक है। ये खुद ही जी रहे थे जो ब्रिटिशर की पेंशन के ऊपर। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी वॉर का। ठीक है। लाल किले में इनको रहने दिया जाता था और पेंशन दी जाती थी, क्योंकि इनके पहले जो रूलर्स थे उनके साथ उनकी एक साठगांठ थी। तो हुआ ये था कि जैसे दिल्ली की लोकल इन्फेंट्री थी, उन्होंने रेबेलियन के बारे में सुना, मेरठ के रेबेलियन के, और अपने यहाँ के ब्रिटिशर ऑफिसर्स जो थे उनको मारना चालू कर दिया, जितने सुपीरियर ऑफिसर थे, और रेड फोर्ट की तरफ वो मार्च करते हुए चले गए। पूरी दिल्ली सिटी को क्या कर दिया, उन लोगों ने सीज कर दिया और बहादुर शाह जफर को बिना उनके पूछे पहले ही एम्परर ऑफ इंडिया उन्होंने घोषित कर दिया। तो देखना आप, कुछ ऐसे राइटर्स हैं अपने यहाँ जिन्होंने लिखा है कि ये केवल एक मुसलमानों का वॉर था अपनी आज़ादी के लिए। तो ये जो बेसिकली प्रोक्लेमेशन हुआ था ना, एम्परर ऑफ इंडिया, इनको घोषित कर दिया था। किस हिसाब से घोषित कर दिया गया, तो वहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी वो इनको एज एन एम्परर चाहती थी दोबारा से कि मुगल पीरियड आ जाए करके, इसलिए किया गया था। तो कुछ राइटर्स ने इसको भी लिखा है अपनी किताबों में। अब बहादुर शाह जफर के पास जैसे ही जाते तो बहादुर शाह जफर खुद ही डर जाते इस बात को लेकर। ठीक, उनको खुद ही डर था कि भैया कि अगर इतने माइटी ब्रिटिशर्स के सामने हमारी अभी कोई बिसात नहीं है। लेकिन जैसे ही रेबेलियंस ने उनको फोर्स किया कि नहीं आपको लीडरशिप करनी पड़ेगी, और पॉपुलैरिटी देख के आखिर उनको ये लीडरशिप फोर्सफुली एक्सेप्ट करनी पड़ी, वो खुद नहीं खड़े हुए। अब यही क्या कारण था, क्योंकि उनकी बहुत ही, तो 80 साल का आदमी वो क्या लड़ेगा, तो उनकी पर्सनालिटी भी वीक थी, उनके पास आज तक कोई लीडरशिप नहीं थी, वो तो वैसे ही पेंशन पे जी रहे थे, उनको कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के भी कोई नॉलेज नहीं था। जिसके कारण क्या हुआ, ये जो हमारा रिवॉल्ट खत्म हुआ ना, वो इसी प्रकार के कमजोर लीडर के कारण ही खत्म हुआ था। ठीक है। लेकिन अब क्या था कि उनको एज एन लीडर चूज कर ही ले गया था, तो उनको कुछ काम तो करने थे। तो उसके बाद उन्होंने, बहादुर शाह ने क्या किया कि लेटर्स राइट लिखना चालू किया जितने भी आसपास के चीफ थे या रूलर्स थे जो इंडिया में, कि उनको बोला गया कि आप क्या करो कि इंडियन स्टेट्स की कॉन्फेडरेसी चालू करो, हमको लड़ाई कर लड़नी है किसके साथ में, ब्रिटिशर के साथ में। धीरे धीरे ये न्यूज स्प्रेड होती है कहाँ कहाँ पे, अवध में, रोहिलखंड में, है ना, डोब में, बुंदेलखंड में, सेंट्रल इंडिया में, और बिहार और ईस्ट पंजाब के लार्ज पार्ट में, जहां पर क्या था, जितनी भी ब्रिटिशर अथॉरिटी थी उनके खिलाफ लोगों को खड़े होने के लिए कहा गया। इस समय वहां का जो कोर्ट रूम था, मतलब रेड फोर्ट का जो कोर्ट रूम था, उसकी कमान ली थी किसने, जनरल बख्त खान ने। बख्त खान बेसिकली क्या थे, बरेली में पहले पोस्टेड थे। बरेली की ट्रूप को उन्होंने लेकर कहाँ आ गए थे, वो दिल्ली में। तो बरेली से फिर कौन लड़े थे बेसिकली, तो बख्त खान लड़े थे बरेली से। फिर उसके बाद में जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बख्त खान किस साइड से लड़े थे, तो वो बरेली से बेसिकली लड़े थे। अब इसके बाद आते हैं सेकंड रूलर। धीरे धीरे क्या होता है कि ये
हमारे यहाँ का रिवॉल्ट जो था वो फैलता जा रहा था। तो सेकंड रूलर चूज किया गया था किसको? पेशवा बाजीराव के एक एडॉप्टेड सन थे जिनका नाम था नाना साहेब। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी फैमिली का टाइटल को बैनिश करके ये पूना छोड़कर कहाँ रहने लगे थे? कानपुर में रहने लगे थे। ठीक है, तो वहां पे भी रेबल्स इकट्ठा हुए और उन्होंने इनको अपना सेकंड लीडर चूज कर लिया कि वो तो मुगल बादशाह वहां पे हो गए, आपको हमारी तरफ लड़ना है क्योंकि आप बाजीराव के जो क्या हो, सन हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इनको जैसे ही हाथ में कमान मिली, पहला काम इन्होंने क्या किया कि वहां पर जो इंग्लिश ऑफिसर थे उनको पहले बाहर निकाल दिया, खुद को एज एन पेशवा वहां पे घोषित कर दिया और बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित करके खुद को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया। पहला काम इन्होंने ये किया। उसके बाद आती है बेगम हजरत महल। ये क्या थी कि लखनऊ के जो नवाब थे उनकी विडो थी, उनके नवाब गुजर चुके थे और उनका एक बेटा था जिनको वो बेसिकली पावर में बैठाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिशर के होते कि वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, वो बिठा नहीं पा रही थी, तो वो फोर्सफुली तरीके से उनको कुछ तो करना था जिसके कारण उनका बेटा जो वो नवाब बन सके। तो जैसे ही ये रिबेलियन होता है तो वो क्या करती है, लखनऊ की रीन को अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, और जून 1857 को ये अपने बेटे जो बिरजिस कादर नाम था उसका, उनको नवाब घोषित कर देती है और उसके थ्रू रूल करने देती है। उनका जो बेटा था बिरजिस कादर वो थोड़ा छोटा था। उसके बाद आते हैं खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर बेसिकली क्या थे, रोहिलखंड के एक फॉर्मर रूलर के उनके डिसेंडेंट थे। तो रोहिलखंड में इनके बाप दादा लोग कभी रूल हुआ करते थे। तो ये भी क्या था कि ब्रिटिशर को इनको पेंशन देना था। जैसे बहादुर शाह जफर पेंशन पे जीते थे ना, तो ब्रिटिशर इनको बेसिकली पेंशन देना था ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स इनको पेंशन नहीं देते थे जिसके कारण ये गुस्सा थे। तो इन्होंने क्या किया कि रोहिलखंड से उन्होंने 40,000 ट्रूप्स को इकट्ठा कर लिया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चालू किया किसके खिलाफ? ब्रिटिशर के खिलाफ। तो ये सब याद रखिएगा। जैसे नाना साहब बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर से। ठीक है, बहादुर शाह जफर कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। जो बख्त खान बिलोंग करते हैं बरेली से, बेगम हजरत महल बिलोंग करती है लखनऊ से, और खान बहादुर बिलोंग करते हैं रोहिलखंड से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार की जगदीशपुर से इन्होंने रिवॉल्ट लड़ा था। ये भी लगभग एक ओल्ड जमींदार थे, लगभग 70 साल के आसपास की इनकी इमेज वो थे एज। और इनके साथ भी क्या था कि इनकी जो रियल स्टेट हुआ करती थी, इनके पास जितनी जायदाद होती थी, ब्रिटिशर्स ने इनको इनकी जायदाद से अलग कर दिया था। इन्होंने सोपॉइस को ज्वाइन किया था कहाँ पे? अराह में। अराह नाम की जगह है जो दिनापुर में है, वहां पे इन्होंने सिपॉइस को ज्वाइन किया था जाके। तो है वैसे ये कहाँ के? ये जगदीशपुर बिहार के, लेकिन इन्होंने लड़ाई किस साइड से लड़ी थी? अराह साइड से लड़ी थी। ठीक, फिर आते हैं मौलवी अहमदुल्ला। इनको डनका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो डनका शाह बेसिकली इनको ये इसलिए बोला जाता है कि ये क्या करते थे, हाथी के ऊपर बैठते थे और लोगों को जिहाद के लिए ये बोलते थे, और उसके लिए पूरे शहर गांव गांव में ये घूमते थे और डंके बजा बजा के घूमते थे, इसलिए डंका शाह इनका नाम पड़ गया था। तो 22nd नेटिव इन्फेंट्री के जो लीडर थे, इन्होंने इनको अपना लीडर चूज किया था और इन्होंने फैजाबाद से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, जो और चिन्हात नाम की एक जगह थी, वहां पे इन्होंने ब्रिटिशर को हराया भी था। बेसिकली ये मद्रास से बिलोंग करते थे और फैजाबाद में आके रहने लगे थे। ठीक है, ये ज्यादातर ये जिहाद लोगों को सिखाते थे और गांव के गांव तक घूमते रहते थे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फैजाबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक, फिर आती है रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम वो सब जानते हैं, आइडेंटिटी। तो ये झांसी की लीडर थी। डलहौजी ने क्या किया था, इनके अडॉप्टेड सन को इनके थ्रोन पर बैठने से मना कर दिया था जब इनके पति जो थे, जिनका नाम था गंगाधर राव, उनकी डेथ हो गई थी। और इनके स्टेट को एनेक्स कर लिया था किस पॉलिसी से? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, इनको स्टेट को एनेक्स कर लिया था। इन्हीं ने एक बैटल क्राई दी थी जिसमें मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ये बात कही थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप ज्यादा से जानकारी और दे सकते हैं, बेसिकली अपन इनको झांसी से बोलते हैं। अभी मैं खास तौर पे इतनी चीजें कवर अप कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं तात्या टोपे। ठीक है, तो ये नाना साहब के क्लोज एसोसिएट थे। कानपुर में एक लड़ाई हारने के बाद में इन्होंने बाद में लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया था। तो कानपुर में जो बैटल हुई थी उसमें से भागकर बाद में इन्होंने लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया था और लक्ष्मीबाई के साथ में ये ग्वालियर तक पहुंच गए थे। ठीक है, और वहां पर इंडियन सोल्जर्स ने इनको अपना हेड चूज कर लिया था। तो ग्वालियर के जो लोकल रूलर थे, जिनको आज हम सिंधिया रूलर जो है ना, वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वो बेसिकली इसी सिंधिया ग्वालियर रूलर के जो क्या थे, डिसेंडेंट हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ये सिंधिया रूलर्स ग्वालियर छोड़ के भाग गए थे और आगरा में जाके इन्होंने शेल्टर ले लिया था। और ये लोग बेसिकली ब्रिटिशर के साइड से लड़ रहे थे। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इस प्रकार का जो वॉर हो।
फिर क्या हुआ था कि तात्या टोपे ने ग्वालियर की कमान संभाल ली थी। फिर आते हैं शाहमल। तो ये बिलोंग करते थे परगाना बरूद नाम की एक जगह थी बागपर, उत्तर प्रदेश में, ये वहां से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था, जो 84 गांव थे जिनको 84 देश के नाम से भी जाना जाता था, उनके सारे के सारे हेडमैन और जितने भी वहाँ के किसान थे उनको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था। और इन्होंने क्या किया था, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, रोड ब्रिजेस है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जितना भी कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए ना अलग से कुछ टेलीग्राफ लाइंस बैठालते थे, उनको जा जाके ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स की जितनी रोड बनाई थी उनको तोड़ दिया था, क्योंकि माना जाता था क्योंकि वो ब्रिटिशर की देन है, तो उसको इन लोग अपना नहीं मानते थे। रोड ब्रिजेस तोड़ने के बाद उन्होंने कम्युनिकेशन ही तोड़ दिया था। फिर साथ में ब्रिटिशर की एक बिल्डिंग, एक बंगलों में इन्होंने हॉल ऑफ जस्टिस लगाया था, जो यमुना नदी के पास में है, और वहां पर ये लोग मतलब अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों ने चलाना चालू कर दिया था। इनकी खास बात ये थी शाहमल की, इन्होंने एक नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण जितने भी ब्रिटिशर्स आ रहे जा रहे होते थे ना, वो उन लोगों के ऊपर ये पूरी पूरी नजर रख लेते थे। उसके बाद आते हैं गुनू। तो इसके बाद इनका नाम थोड़ा कम सुनोगे आप इसमें। ये एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे जो सिंघबम छोटा नागपुर प्लेटू से बिलोंग करते थे। ये कोल ट्राइब का रिवोल्ट इनने उसके लीडर थे वहां पे, जो कोल ट्राइब होती ना, उनका एक लीडर था गुनू नाम से। तो इतने मेन लीडर थे 1857 के रिवॉल्ट से। ठीक, तो ये रिवॉल्ट होता है बहुत तरीके से, लोग लड़ते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। लेकिन अच्छा, इस समय ये भी आप देख लीजिए कि जितना भी रिवॉल्ट हुआ है, लोगों ने लड़ाई करी है ना, तो कुछ थोड़ी समय के लिए ही एक टाइम पीरियड आ गया था जब सबने अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन चालू कर दिया था। मतलब मुगल कोर्ट लगने लगा था, जैसे दरबार लगता हो वैसी सारी चीजें होने लगी थी, सबका अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, ये सारी चीज क्रिएट कर दी थी। और कंटिन्यूस ब्रिटिशर्स उस समय जितने भी यूरोपियन सोल्जर्स थे उनसे वॉर चल ही रहा था। उसके बाद आता है जब ब्रिटिशर यहाँ पे जब हारने लगते हैं ना, तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, इंग्लैंड और यूरोप से अपनी जो अमला जिसको बोलते हैं, मतलब वहां से सोल्जर्स को यहाँ बुलाया जाता है लड़ने के लिए। तो वहां से एक बहुत बड़ी खेप आती है सोल्जर्स की इनसे लड़ने के लिए, और अलग अलग भारत के जो डिफरेंट क्षेत्र से वहां से ब्रिटिशर इकट्ठा होते हैं और दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की तरफ, क्योंकि क्या था, उनको भी मालूम था ब्रिटिशर को जो मेन गद्दी बैठती है वो दिल्ली पे बैठती है। अगर आप दिल्ली जीत लेते हो तो समझ लो आपने पूरा भारत जीत लिया, क्योंकि दिल्ली को मेन सेंटर माना जाता है इंडिया का। तो उससे लड़ने के लिए पहला क्या था, तो सबसे पहला काम ब्रिटिशर ने ये किया था, एक सीरीज ऑफ लॉ पास करी गई थी, लॉ पास किए गए थे ताकि वो इंसर्जेंसी के ऊपर क्या करें, एक्शन ले सकें। कई प्रकार के एक्ट पास किए गए थे मई और जून की महीने में 1857 में, जिसके कारण क्या हो गया था, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया मार्शल लॉ के अंदर आ गया था। जो आम ब्रिटेन्स जो होते थे, आम ब्रिटिशर्स जो होते थे, उनके पास भी पावर था कि वो किसी भी इंडियंस को पनिश कर सकते थे अगर उनको लगता है कि ये रिबेलियन कर रहा है तो। ठीक है, दिल्ली को क्योंकि एक सिंबॉलिक वैल्यू की तरफ माना जाता था, तो पूरे के पूरे ब्रिटिश ऑफिसर्स किस साइड में निकल गए थे, दिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए, दिल्ली कब्जा लो सबसे पहले। ठीक है, फिर एक तो दिल्ली को कैप्चर करने का उनका तरीका क्या था, तो जैसे मान लो ये दिल्ली है, तो एक फोर्स आपको पंजाब से जाती हुई दिखी थी और एक जो बंगाल साइड से यहाँ से जाती हुई दिखी थी, तो ये ऐसे कवर अप करते हुए आए थे दिल्ली को। तो बंगाल फिर बिहार और यूपी का हिस्सा है, फिर ये दिल्ली कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे पंजाब से आते हुए, हरियाणा से आते हुए ये दिल्ली कैप्चर कर रहे हैं। तो ये उनका तरीका था कि दिल्ली कैसे कैप्चर किया जाएगा, तो ये उनका मूवमेंट था। तो पंजाब का रीजन ज्यादातर क्या था, ये पीसफुल था, यहाँ पर बड़ा रिवॉल्ट फैला नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो सिख रूलर्स थे वो ब्रिटिशर के साइड उन्होंने ले लिया था। ठीक है, फिर दूसरा जो ग्रुप था वो कलकत्ता से नॉर्थ की तरफ आ रहा था। तो लगभग 4 महीने लगे थे दिल्ली को कैप्चर करने के लिए। तो जून से सितंबर के बीच में दिल्ली कैप्चर हो गई थी। ठीक है, तो फोर्सेस को क्या करना पड़ा था कि जितने भी एक बंगाल से दिल्ली तक के जितने भी गांव थे उनको एक एक करके विलेज टू विलेज रिकॉन्कर करना पड़ा था। ठीक है, ब्रिटिशर को ये समझ में आ गया था कि वो एक छोटी मोटी म्यूटनी से नहीं, जबकि एक पॉपुलर अपराइजिंग से लोग लड़ रहे हैं, इसलिए मिलिट्री का ना एक जाइगेंटिक स्केल पे यूज किया गया था। जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि भैया आप हमारी तरफ आ जाओ, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको आपकी जमीनें, आपके स्टेट्स जो हैं वो दोबारा वापस दे दिए जाएंगे। जो जितने भी किसान थे या बिग लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन्होंने हथियार डाल दिए थे, तो कुछ लोग इनके साइड में आ गए थे।
कई प्रकार के लोग लैंड होल्डर जो थे वो इनके साथ लड़ते हुए मर गए, और जो ब्रिटिशर के साथ में आ गए थे उनको बाद में रिवॉर्ड दिया गया। तो ये सेपरेशन का तरीका था उनका कि कैसे हमको ये कवर अप करना है। उसके बाद ब्रिटिशर ने कैप्चर किया दिल्ली लगभग 20 सितंबर 1857 को। जितने भी रॉयल प्रिंसेस थे, तो बहादुर शाह जफर जो थे उनके दो चार बेटे जो थे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वहीं शूट कर दिया गया एम्परर के सामने ही। और जो बहादुर शाह जफर थे और जो उनकी बीवी थी, उनको रंगून भेज दिया था, जहां पर वो 1862 तक वो रहे। उसके बाद वहीं पे डेथ हो गई उनकी। दिल्ली के जैसे ही हारने के बाद में जितने भी लीडर्स थे एक के बाद एक मरते चले गए, ठीक है। तो मिलिट्री ऑपरेशंस कर करके उन्होंने कानपुर को कैप्चर किया। तो कॉलिन कैम्बल नाम के वहाँ के मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर कैप्चर कर लिया। नाना साहब कानपुर में हार गए और वो नेपाल भाग गए। उसके बाद कभी भी सुनाई नहीं दिया नाना साहब का क्या हुआ। तात्या टोपे जो थे उनके साथ में थे नाना साहब के, वो जंगल साइड में वो भाग गए। बाद में वो कैप्चर कर लिए गए और 1859 में उनको डेथ वहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दी गई। फिर रानी लक्ष्मीबाई तो जून 1958 में लड़ाई के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे ह्यूग रोज से उनकी लड़ाई हुई थी। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो अकेली मर्दों के बीच में अकेली मर्द थी, ये बेसिकली ह्यूज रोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। 1859 में कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, राव साहब जो कि नाना साहब के भाई थे, मौलवी अहमदुल्ला, ये 1859 तक में सबके सब आके इनकी डेथ हो चुकी थी। बेगम हजरत महल जो थे वो भाग गई थी नेपाल, वो वहां पर छुप के रह रही थी। उसके बाद 1859 के आसपास में ब्रिटिशर्स अथॉरिटी ने, हम ये तो नहीं कहेंगे कि फुली, लेकिन पार्शियली क्या किया था, पूरे के पूरे जो रिबेलियन था उसको दबा दिया गया था। कुछ कुछ जगहों पर अभी भी रिबेलियन जो था वो चल ही रहा था। मतलब कहते हैं कि 1860s के बाद में भी कई जगह रिबेलियन चला ही रहा। जो आग भड़की थी ना, बहुत समय लग गया था इनको पूरी आग खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो रिबेलियन हुआ जिसके कारण बाद में इंडियंस हार गए, तो जितना भी लॉस ब्रिटिशर को हुआ उन्होंने बाद में इंडियन से ही वसूल किया था। मतलब जो चीज रिबेलियन के समय में भड़काई लोगों ने, जितना ब्रिटिशर का नुकसान किया, वो बाद में हम ही को चुकाना पड़ गया। अब हम लोग डिस्कस करते किस कारण से रिवॉल्ट फेल हुआ था, ठीक है। इतिहास से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको यही देखनी है। तो रीजन क्या थे रिवॉल्ट के फेलियर के? सबसे पहला ये था कि एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया प्रेजेंस। अगर आप देखोगे कि रिबेलियन जहां फैला था, तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो खासतौर पे ये जो पार्ट थे ये अनअफेक्टेड थे। तो क्या था, यहाँ पे पहले ही अपराइजिंग हो चुकी थी और उसको बहुत ब्रूटली सप्रेस कर चुके थे ब्रिटिशर। उसके बाद दूसरा था कि जितनी भी क्लासेस थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जैसे बहुत बड़े जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, मर्चेंट थे। तो म्यूटिनियर्स ने जब ब्रिटिशर के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी थी, तो सबसे पहले इन्हीं को अपना शिकार बना। तो जितने मनी लैंडर्स थे उनके पास जो बही खाता था उन्होंने वही जाके जला दिया। जितने बड़े जमींदार थे उनको टारगेट किया था। बड़े मर्चेंट्स थे उनको टारगेट किया था। तो उनको लगा था यार कि ये लोग तो अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए तो कोई लड़ नहीं रहे, तो उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। फिर आते हैं एडुकेटेड यूथ, मतलब जो एडुकेटेड इंडियंस थे, जो ब्रिटिशर स्कूल में पढ़े हुए थे। उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर हैं इस देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आए हैं, और इंडियंस क्या कर रहे हैं, फिर से बैकवर्ड सिस्टम लेके आ जाएंगे। तो वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने जबकि ब्रिटिशर की हेल्प करे उन्होंने, कि आप इस वॉर में हम आपकी हेल्प करते। तो जैसे ग्वालियर से सिंधिया ने जैसे ज्वाइन नहीं किया था, पंजाब से बहुत सारे रूलर्स ने ज्वाइन नहीं किया था। आपको डिफरेंट कंट्रीज के अगर आप पार्ट देखेंगे, बहुत सारे रूलर्स ने इस रेबेलियन में ज्वाइनिंग ही नहीं की थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्रिटिशर ऑलरेडी पावरफुल है और उनके साथ में ही उनका क्या था, फायदा उनको दिखता था। उसके बाद एक प्रॉब्लम थी पुअर आर्म्स और इक्विपमेंट की। तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके पास जितना उन्होंने एम्यूनिशन लूट लिया, बस उतने ही मस्केट्स थी, उतने ही गन्स थी उनके पास। बचा कुचा जब खत्म हो जाता था तो स्वॉर्ड और स्पीयर से वो लड़ते थे, ठीक है। और उसके अलावा क्या था कि जो यूरोपियन सोल्जर्स थे वो बाहर से भी एम्यूनिशन और वेपन्स बुला ले रहे थे, तो उनके पास ज्यादा लेटेस्ट वेपन थे, खासतौर पे एनफील्ड राइफल जो थी उनके पास थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था वो ब्रिटिशर के पास था। तो उनके जितने भी कमांडर इन चीफ रहते थे उनको जल्दी इसके बारे में पता चल जाता था कब कहाँ पे हमला होने वाला है, क्या है। तो वो अपना इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट रखते थे। तो रिबल्स की स्ट्रेटेजी पहले ही पता चल जाती थी उनको, तो वो लोग, कम्युनिकेशन फास्ट था तो उन लोग जल्दी एक्शन ले लेते थे। फिर जितना भी हमारे यहाँ
हमले किए गए वो बहुत ही अनकोऑर्डिनेट थे, बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज थे और बड़ी ही वीक लीडरशिप के कारण थे। तो सबसे पहले हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर बैठा था, वो बहुत वीक लीडरशिप का था, कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो हार गए। उसके बाद नाना साहब हो, चाहे तात्या टोपे हो, कुंवर सिंह हो या लक्ष्मीबाई हो, इनके खिलाफ जितने जनरल्स लड़ रहे थे ये सारे के सारे ऑलरेडी एक्सपीरियंस जनरल थे जो वॉर में लड़ चुके थे, और इन चारों को किसी प्रकार का वॉर का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो इनको पता ही नहीं था कि कैसे डील किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोई भी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं होना। जो जितने भी म्यूटिनियर्स थे उनको ना तो कॉलोनियल रूल का पता था, उनको ना तो ये पता था कि हमारी जो मतलब ब्रिटिशर को हराने के बाद हम लोग कैसे देश को गवर्न करेंगे, कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं थी उनकी, और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था कि हम देश को चलाएंगे कैसे। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी लोग लड़े थे ना, सब लोग अपने फायदे के लिए लड़े थे, और आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी क्योंकि उनके अडॉप्टेड सन को हटा दिया गया था, ठीक है। नाना साहब जो थे उनको भी ये था क्योंकि उनको बस चूज कर लिया गया है इसलिए हम लड़ रहे हैं वाली बात है। बहादुर शाह जफर भी वो पॉपुलर रेबेलियन के कारण उनको लड़ना पड़ा था। तो ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं था कि हाँ सेल्फ मोटिवेशन है कि हमको एक तरीके से लड़ना है, कि हमको एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है, नहीं, हमको केवल ऊपर से जो शोषण हो रहा है बस उसको खत्म करना है ताकि हम रूल करने लगे। तो कोई प्रॉपर उनका यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, तो जैसे ही ये लोग सब मारे गए मेन लीडर, तो अब जितना था वो बचे कुछ जितना जिंदा बच गए थे उन लोगों को झेलना था। तो सबसे पहले क्या था कि जब रिवॉल्ट अभी खत्म नहीं भी हुआ था, तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 अगस्त 1858 को एक एक्ट पास कर दिया था बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो जिसको आप क्राउन रूल में समझोगे, पॉलिटी में वो जाके पढ़ लीजिएगा, वो एक्ट ले आए थे वो। फिर उसके बाद क्वीन इंग्लैंड ने क्या कर लिया था, जो हमारे देश में एनेक्सेशन की पॉलिसी और ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन की जो पॉलिसी वो अपनाई जाती थी, उसको खत्म कर दिया गया था, ताकि जितने भी नेटिव प्रिंसेस थे जो जिनने साथ दिया था इस रिबेलियन के समय में, उनकी डिग्निटी और राइट्स को बचाया जा सके। उसके बाद इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी या ब्रिटिश क्राउन के अंदर रख लिया गया था, जिसमें एक सिंगल चार्ज था ऊपर ब्रिटिश क्राउन और सारे नीचे इंडियंस रूलर हुआ करते थे। जितने भी इंडिया के लोग थे उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल ये कर दिया था, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज अब जो थे वो फोर्स नहीं कर सकते थे आपको कन्वर्ट होने के लिए, आपको अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात थी। उसके बाद ये था कि बहुत ही इक्वल और इम्पार्शियल प्रोटेक्शन देने की बात करी थी कि सारे इंडियंस को, है ना, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट सर्विसेज में, आपको बिना रेस क्रीड के थ्रू भी आपको चीज़ें मिलेगा। हालांकि ये सब चीज़ें पेपर के ऊपर थी जिसको बेसिकली कभी इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें उनसे वादा किए गए। फिर उसके बाद उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपके पुराने इंडियन राइट्स, कस्टम्स जो प्रैक्टिस थे उनको हम दोबारा से अपने लॉ के अंदर इंक्लूड कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। उसके बाद क्या किया गया, आर्मी को उन्होंने दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, ब्रिटिश आर्मी को। तो उसमें डिवीजन एंड काउंटर पॉइस के आधार पे ये चीज़ करी गई थी। तो उसमें क्या था कि यूरोपियन सोल्जर्स की नंबर्स बढ़ा दिए गए थे और हायर पोस्ट सबकी सब उनके लिए रिजर्व करी गई थी। फिर गवर्नमेंट ने वहाँ की एक गेम खेला, वहाँ की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आए वो, ताकि हम इंडियंस को, हिंदू मुस्लिम्स को या डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड कर सके और फिर उसके बाद रूल करें। जितने भी इसमें फिर लाया गया आर्मी एमलगेमेशन स्कीम 1861, जिसमें क्या था, जितने भी यूरोपियन ट्रूप्स थे वो क्राउन के अंडर सर्व करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सर्व नहीं करेंगे, ये चीज़ लाई गई। तो उसके बाद इंडियन आर्टिलरी यूनिट जो थी उसमें जो कुछ माउंटेन बैटरीज पे जो सर्व कर रही थी, उसके अलावा जितने भी थे उनको डिफंक्शन कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या था कि एक रिफॉर्मिस्ट जो विचारधारा पहले विक्टोरियन लिबरलिज्म की मानी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया कि नहीं भैया, कि ये जो विक्टोरियन लिबरलिज्म वाला सिस्टम है हम इंडियंस को देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, क्योंकि इंडियंस इस टाइप के हैं, इनका रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इंडियंस क्या है वर बियॉन्ड रिफॉर्म है, इंडियंस कभी सुधर नहीं सकते, हमको ये जो लिबरलिज्म वाली भावना इंडियंस के थ्रू नहीं करनी चाहिए। और ब्रिटिश एम्पायर को टोटल ऑटोक्रेटिक बना दिया गया, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी को टोटल एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया गया विदाउट फेयर। उसमें यह था कि जितना भी नुकसान ब्रिटिशर्स ने झेला था ना इस वॉर में, तो वो टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, वो जबरदस्ती जमीनें कैप्चर करने लगे, वो सारी चीजें खुले तौर पे करते थे। रेशियल हेट्रेड सबसे ज्यादा बढ़ गया था इंडियंस और इंग्लिश के बीच में। अब इंग्लिश क्या थे, इंडियंस को एज एन सस्पिशन की नजर से देखते थे कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सबसे वर्स्ट लेगेसी थी इस रिवॉल्ट की, कि अब क्या था कि इंडियंस अगर उनके अंदर सर्व भी कर रहे हैं तो भी हमेशा उनको सस्पिशन की तरह देखा जाता था कि नहीं यार ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो जो लॉयल्टी पहले इंडियंस में देखी जाती थी वो टोटल खत्म हो गई। तो केवल 3 प्रकार के लोग थे, जैसे
जो सिख सोल्जर थे, गोरखा थे और जो राजपूत सोल्जर्स थे, बस इन्हीं में लॉयल्टी देखी जाती थी, बाकी इंडियंस को वो एज एन लॉयल नहीं देखते थे। फिर न्यूज़पेपर और जर्नल जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे ब्रिटिश लंदन में जो छपते थे, उन्होंने इंडियंस को सब ह्यूमन क्रिएचर की तरह दिखाया, जिनको क्या था कि सुपीरियर फोर्स के अंदर दबाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर था वो ऐसा रीमॉडल हुआ जिसमें अपने आप को उन्होंने मास्टर रेस कहा, और इंडिया को क्या किया, क्या कहलाने लगा इंडिया, वाइट मैन्स बर्डन, क्योंकि ये अपने आप को सुधार नहीं सकते, ये लोग सब बारबेरियन जाहिल लोग हैं और हमको इनको सुधारने का ठेका लेना है। तो इस प्रकार की एक मेंटेलिटी ब्रिटेन के अंदर बढ़ गई थी। तो ये नुकसान होता है किसका, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब जब ये रिवॉल्ट खत्म है, जब सब चीज़ हमको पता हो गया, तो क्या हुआ कि जिस समय हमारे देश में इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स जो थे जब बढ़े, तो उन्होंने इस वॉर को किस हिसाब से देखा। तो वहाँ एक राइटर थे जिनका नाम था सर जॉन सेली। इन्होंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट कैसा था, होली अनपेट्रियोटिक, सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप और नो पॉपुलर सपोर्ट। ये सर जॉन सीली का कहना था पूरे रिवॉल्ट को पढ़ने के बाद। हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे के दत्ता, इन्होंने क्या कहा कि ये एक मिलिट्री आउटब्रेक था जिसका एडवांटेज लिया क्या था कुछ प्रिंसेस और लैंडलॉर्ड्स ने, मतलब जो न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर से बेसिकली अफेक्ट हुए थे, मतलब ब्रिटिशर के थ्रू अफेक्ट हुए थे। उसके बाद आते वीडी सावरकर, है ना, हमारे यहाँ सावरकर जी ने इसको क्या था, एक प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस के तौर पे कहा था। फिर राइटर आते आर सी मजूमदार और एस एन सेन, इन्होंने क्या कहा था, नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवॉल्ट। आर सी मजूमदार ने अपनी दूसरी बुक में कहा था, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने ये कहा। एरिक स्टोक्स ने कहा था एलिस्टिक इन कैरेक्टर। लॉरेंस और सेली ने कहा था मियर सिपॉय म्यूटनी। टी आर होल्स ने कहा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। तो बार्बेरियन बेसिकली इंडियंस हो गए और सिविलाइज्ड कौन हो गए, ब्रिटिशर हो गए। जेम्स आउटराम ने कहा था अ मोमेडियन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवियंस, मतलब हिंदुओं की प्रॉब्लम के ऊपर एक मुस्लिमों की एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत में वो उन्होंने बहादुर शाह जफर को एज एन मुगल किंगडम वो चूज कर लिया था उन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया, तो बेसिकली इन्हीं का कहना था। पर्सिवल स्पीयर, 3 फेजेस ऑफ रिवॉल्ट, किसने ये कहा था, पर्सिवल स्पीयर ने। तो ये जो है ना, कभी कभी आप देखोगे कि ये बुक्स में पूछा जाता है, मतलब प्री में अक्सर ये जो है वो सवाल पूछा जाता है, तो उसमें किसने क्या कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, ये सारी चीजें करी जाती है। ये था पूरा क्या 1857 का रिवॉल्ट। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।